फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह थॉमस और उसके साथी अपनी जान की बाजी लगाकर उस भयानक भूल भुलैया यानी मेज से बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें मेज के अंदर रखा था उसका नाम विकेड है। इसके बाद कुछ नकाबपोश लोग हेलीकॉप्टर से इन सबको अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में थॉमस के अतीत की झलक दिखाई जाती है, जहां उसकी माँ उसे वैज्ञानिक एवा पेज के हवाले कर रही होती है। इसके बाद उन बच्चों को उसी मेज में डाल दिया जाता है जहां से थॉमस और उसके साथी अभी अपनी जान बचाकर निकले हैं। तभी थॉमस की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद इन्हें पूरी सुरक्षा के साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। बाहर कुछ संक्रमित लोग यानी क्रैंक्स दिखाई देते हैं, लेकिन चारों तरफ हथियारों से लैस गार्ड होने की वजह से वे इनके पास नहीं आ पाते। थॉमस, टेरेसा, न्यूट, मिन्हो, फ्राई पैन और विंस्टन अब एक सुरक्षित जगह पर होते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात जेनसन से होती है। जेनसन उन्हें भरोसा दिलाता है कि यहाँ वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और विकेड या क्रैंक्स उन तक नहीं पहुंच सकते। जेनसन उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया में जो लोग फ्लेयर वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें क्रैंक्स कहा जाता है, लेकिन इन बच्चों के शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। दरअसल इन बच्चों के शरीर में एक खास तरह का एंजाइम बनता है जिसकी वजह से फ्लेयर वायरस इन पर असर नहीं करता। इसलिए विकेड इन बच्चों को अलग अलग मेज में डालकर उनके दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया देख रही थी। अब थॉमस को पता चलता है कि सिर्फ एक ही मेज नहीं था, बल्कि विकेड ने कई जगहों पर ऐसे भूल भुलैया बनाए थे। यहाँ उन सभी बच्चों को रखा गया है जो अलग अलग मेज से जिंदा निकल पाए। खाना खाते समय थॉमस की नजर एरिस नाम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे बताया जाता है कि एरिस मेज से निकलने वाला सबसे पहला लड़का था। तभी जेनसन आता है और कुछ बच्चों के नाम लेकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। थॉमस को बताया जाता है कि यहाँ से रोज कुछ बच्चों को दूसरी जगह भेजा जाता है। शायद वे किस्मत वाले हैं और किसी बेहतर जगह जा रहे हैं, लेकिन थॉमस को इस जगह पर भरोसा नहीं होता। तभी वो देखता है कि कुछ लोग टेरेसा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। थॉमस उससे मिलना चाहता है, लेकिन गार्ड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि टेरेसा के अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं। इसी बीच एरिस थॉमस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से ऊपर से पूरी लैब दिखाई देती है। दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों को एक खास स्लीपिंग चैम्बर और लैब के अंदर ले जाया जा रहा है। रात में थॉमस और एरिस छिपकर उस लैब में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें रोज चुनकर यहाँ लाया जाता है। उनके शरीर में पाइप लगे होते हैं और उनके शरीर से एक खास तरह का तरल निकाला जा रहा होता है। तभी जेनसन वहां आ जाता है। थॉमस और एरिस छिप जाते हैं। जेनसन वीडियो कैमरे के जरिए वैज्ञानिक एवा पेज से बात करता है। अब थॉमस को समझ आता है कि जेनसन ने जो बातें उन्हें बताई थी वो सब झूठ थी। जेनसन एवा को बताता है कि उनके टेस्ट सफल हो रहे हैं और उन्हें सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। एवा कहती है कि बाकी बच्चों पर भी टेस्ट शुरू कर। इसके साथ ही वह राइट आर्म नाम के एक ग्रुप का जिक्र करती है जिसने पहले विकेट के कई ठिकानों पर हमला किया। अब थॉमस समझ जाता है कि ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है और जेनसन भी उसी विकेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसने उन्हें मेज में डाला था। थॉमस अपने साथियों के साथ वहां से भागने की तैयारी करता है। सबसे पहले वे टेरेसा को छुड़ाते हैं और फिर रात के समय वहां से निकल जाते हैं। जब जेनसन को इस बारे में पता चलता है तो वह अपने लोगों को इनके पीछे भेज देता है। थॉमस अपने साथियों को बताता है कि विकेड उनकी बॉडी से कुछ निकाल रही है और यही चीज उन्हें चाहिए, इसीलिए उन्हें यहाँ कैद करके रखा गया था। लेकिन भागते समय इन पर कुछ क्रैंक्स हमला कर देते हैं। किसी तरह ये सब वहां से बच निकलते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें और खंडहर दिखाई देते हैं। इनके साथ विंस्टन भी होता है, लेकिन उसे एक क्रैंक काट चुका होता है। अब उसके शरीर में भी संक्रमण फैल चुका होता है, इसलिए मजबूरी में बाकी लोगों को विंस्टन को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी क्रैंक बन सकता है। आगे बढ़ते हुए इनका सामना एक भयानक तूफान से होता है। तेज हवाएं और बिजली देखकर इन्हें समझ आता है कि अब धरती पहले जैसी नहीं रही। ये लोग भागकर एक इमारत में शरण लेते हैं, लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारे क्रैंक्स मौजूद होते हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की लड़की से होती है। ब्रेंडा इन्हें जॉर्ज नाम के आदमी के पास ले जाती है। जॉर्ज इनसे 3 सवाल पूछता है। तुम कहां से आए, कहां जा रहे हो और मुझे तुमसे क्या फायदा है। जॉर्ज और उसके साथ रहने वाले लोग भी संक्रमित नहीं होते और काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन जब जॉर्ज को पता चलता है कि थॉमस और उसके साथी विकेट से भाग कर आए हैं तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विकेट के लोग वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन थॉमस और ब्रेंडा पीछे रह जाते हैं। जॉर्ज ने पहले से पूरी जगह पर विस्फोटक लगा रखे होते हैं। वो उन्हें उड़ा देता है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। थॉमस और ब्रेंडा किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक क्रैंक उन पर हमला कर देता है। ब्रेंडा एक ऐसी जगह गिर जाती है जो पूरी तरह कांच की बनी होती है। कांच लगातार टूट रहा होता है और उसके नीचे गिरने का खतरा होता है। क्रैंक दोबारा ब्रेंडा पर हमला करता है, लेकिन थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो क्रैंक को नीचे गिरा देता है और ब्रेंडा को भी बचा लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रेंडा को पता चलता है कि उस क्रैंक ने उसके पैर पर काट लिया है, यानी अब उसके शरीर में भी फ्लेयर वायरस पहुंच चुका है। आगे उन्हें अपने जैसे कुछ और सामान्य लोग मिलते हैं जो संक्रमित नहीं होते। उसी रात थॉमस को अपने अतीत से जुड़ा एक सपना आता है। उसे याद आता है कि वह पहले विकेट की सच्चाई जान चुका था और उसने टेरेसा से कहा था कि वो लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद थॉमस और ब्रेंडा अपने पुराने साथियों से मिल जाते हैं। यहाँ उन्हें मार्कस नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो उनकी जानकारी विकेट तक पहुंचा रहा होता है। अगर मार्कस को पता है कि वे यहाँ हैं
तो विकेट को भी उनकी लोकेशन पता चल सकती है, इसलिए वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें चट्टानों के बीच एक पुल दिखाई देता है जहां बहुत सारी पुरानी गाड़ियां पड़ी होती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन पर गोलियां चलने लगती हैं। दो लड़कियां इन्हें अपनी बंदूकों के निशाने पर ले लेती हैं। उनके साथ एरिस भी होता है। ये दोनों लड़कियां उसी मेज में थीं जहां एरिस था। वे एरिस को पहचान लेती हैं और बताती हैं कि राइट आर्म नाम के ग्रुप ने उन्हें बचाया था। थॉमस जब राइट आर्म के बारे में पूछता है तो वे उसे उनके कैंप तक ले जाती हैं। यहाँ राइट आर्म के लीडर विंस से उनकी मुलाकात होती है। विंस बताता है कि विकेट के हमले में उनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसी दौरान ब्रेंडा की हालत अचानक खराब हो जाती है। वायरस उसके शरीर में तेजी से फैल रहा होता है। विंस उसे मारना चाहता है लेकिन थॉमस उसे रोक देता है। वो कहता है कि ब्रेंडा ने उनकी मदद की है और वो उसे मरने नहीं देगा। तभी वहां मैरी नाम की एक वैज्ञानिक आती है जो पहले विकेट के लिए काम करती थी। वो थॉमस को पहले से जानती होती है लेकिन थॉमस को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अब विंस को पता चलता है कि थॉमस ही वो इंसान था जिसकी वजह से उन्हें विकेट की इतनी सारी जानकारी मिलती थी। लेकिन थॉमस को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि विकेट ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। मैरी थॉमस और ब्रेंडा को समझाती है कि शुरुआत में विकेट का मकसद गलत नहीं था। वे फ्लेयर वायरस का इलाज ढूंढना चाहते थे लेकिन उन्हें ऐसे बच्चों की जरूरत थी जिनके ऊपर वायरस का कोई असर नहीं होता। यही वजह थी कि विकेट बच्चों को लैब में रखकर उनके शरीर से एंजाइम निकाल रही थी। उनके शरीर और दिमाग में लगे पाइप इसी काम के लिए थे। थॉमस और मैरी की ये बातचीत टेरेसा भी सुन लेती। इसके बाद थॉमस के शरीर से एंजाइम निकालकर ब्रेंडा की बॉडी में डाला जाता है और कुछ ही समय में ब्रेंडा पूरी तरह ठीक हो जाती है। उस शाम टेरेसा थॉमस से अपने अतीत की बात करती है। वो बताती है कि उसकी मां भी फ्लेयर वायरस से संक्रमित थी। टेरेसा ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी मां जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हर रात उसे अपनी मां की हालत बिगड़ती सुनाई देती थी। एक दिन उसकी मां की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। टेरेसा जब कमरे में गई तो उसकी मां मर चुकी थी। टेरेसा कहती है कि वह नहीं चाहती कि दुनिया के बाकी लोगों के साथ भी यही हो। थॉमस उससे पूछता है कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। तभी थॉमस आसमान की तरफ देखता है और विकेट के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते दिखाई देते हैं। दरअसल टेरेसा ने विकेट को उनकी लोकेशन बता दी होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि विकेट वायरस का इलाज ढूंढे, चाहे इसके लिए इन बच्चों की जान ही क्यों न चली जाए। जेनसन अपने कमांडोज के साथ वहां हमला कर देता है। चारों तरफ बमबारी शुरू हो जाती है और विकेट के लोग वहां मौजूद बच्चों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में एवा पेज भी वहां पहुंच जाती है। वहीं मैरी भी बच्चों को बचाने की कोशिश करती है लेकिन जेनसन उसे गोली मार देता है। इससे पहले कि विकेट सभी बच्चों को अपने साथ ले जाती, थॉमस अपनी जेब से एक बम निकालता है और उसका रिमोट हाथ में लेकर धमकी देता है कि अगर उन्होंने बच्चों को नहीं छोड़ा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। थॉमस के साथ बाकी इम्यून बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। तभी ब्रेंडा और जॉर्ज एक गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर थॉमस और कुछ दूसरे सर्वाइवर्स वहां से निकल जाते हैं। लेकिन विकेट कई लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। इनमें टेरेसा खुद विकेट के साथ चली जाती है और मिन्हो भी उनके हाथ लग जाता है। थॉमस ने मिन्हो से वादा किया था कि वह जिंदगी में कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब वह समझ चुका होता है कि विकेट कभी रुकने वाली नहीं है, इसलिए थॉमस फैसला करता है कि वह एवा पेज तक पहुंचेगा और अपने उन सभी दोस्तों को वापस लेकर आएगा जिन्हें विकेट ने पकड़ लिया है। अब आगे थॉमस और उसके साथी विकेट के खिलाफ कैसे लड़ेंगे और क्या वे मिन्हो और बाकी बच्चों को बचा पाएंगे, इसकी पूरी कहानी इसके आखिरी पार्ट द डेथ क्योर में देखने को मिलती है। और इसी के साथ मेज रनर द स्कॉच ट्रायल्स की कहानी यहाँ खत्म होती है।